हेलो। नमस्कार, मैं हूं अजय बाड़ोलिया और आप देख रहे हैं ITV नेटवर्क। इंडिया न्यूज का ये मंच आज लेकर के आया है उन स्वास्थ्य वीरों की बातें जो कोरोना काल के बाद इस मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। इंडिया न्यूज हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो लोग इसमें अग्रणी होते हैं उनका सम्मान करता है और उनका कार्यक्रम में जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि पूर्व में भी कई कार्यक्रम इस तरह के हमने किए हैं और आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के वो डॉक्टर हैं जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की सेवाओं को अपने कंधों पर लेकर आगे चल रहे हैं। मेरे साथ अजय गोहिल भी रायसेन से हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज एक ऐसा मंच है जो जनता की आवाज के कारण जो जनता को देश की नब्ज को पकड़कर जनता को दिखाता है, जिसके बाद इसलिए आज इंडिया न्यूज नंबर 1 पे कह सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टरों की पैनल मौजूद है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर विनोद परमार से। मैं डॉक्टर विनोद परमार के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय जो रायसेन जिला अस्पताल की जो गाड़ी जो एम्बुलेंस जिससे सिलेंडर जाना थे, ऑक्सीजन के भरा कर आना थे, लेकिन वो ड्राइवर को कोरोना हो जाता है और उसको गंभीर हालत में भर्ती कराना पड़ता है। ऐसे में कलेक्टर महोदय द्वारा डॉक्टर विनोद परमार से कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तब डॉक्टर विनोद परमार ड्राइवर बनते हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर की गाड़ी को लेकर मंडीदीप पहुंचते हैं और उसके बाद वो गाड़ी वहां से भराकर लाते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों को, जज्बे को उनके सलाम है जिन्होंने इतने बड़े त्रासदी से देश को निकाला है और आज देश फिर से एक बार खुले में सांस ले पा रहा है। हमारे साथ सबसे पहले सभी डॉक्टरों की टीम मौजूद है। मैं सबसे पहले विनोद परमार जी आपसे ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक जज्बा जिस दौरान आप ये देश सेवा कर रहे थे, कोरोना काल में लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन आपका भी परिवार है, लेकिन आपने अपने परिवार को उस समय त्यागा और देश सेवा में लगे रहे। क्या जज्बात मन में थे? सर, उस समय एक ही फीलिंग आती थी जैसे कि हमारे आर्मी के लोग लगे रहते हैं, हमारी सेना के जवान लगे रहते हैं। यही फीलिंग हमारे अंदर आती थी कि जो भी होगा सब देख लिया जाएगा। अब सबसे पहले हमारा देश है, हमारी जनता है और सेवा का एक मौका मिला है तो हमने पूरे शिद्दत से उसको निभाना चाहिए, उसको करना चाहिए। लगातार 4 रात मैंने भी वो कवरेज दिया था, लेकिन लगातार 4 रात आप सोए भी नहीं थे। लेकिन ऐसी स्थिति में एक परिवार, एक दौर वो भी था, दोपहर के 3 बज रहे थे, मैं आपके पास पहुंचा था, आप वीडियो कॉल पर परिवार से बात कर रहे थे आपकी छोटी बच्ची से और आपके आंसू आ गए थे। वो एक पल, जो ऐसा पल था जिस पल पे मुझे भी लग रहा था कि वाकई में डॉक्टरों को जज्बे को सलाम है। ऐसी स्थिति में आज आपने देश को, सभी डॉक्टरों की टीम ने इस देश को निकाला है, तो मन में एक भाव देश सेवा, जन सेवा का रहता है। उस दौरान क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि क्या परिवार की जो चिंता है वो पहले करी जाए? सर, बिल्कुल लगा था कि परिवार की चिंता करना चाहिए, लेकिन परिवार वाले खुद मेरे साथ, आज भी मेरे साथ भी आए हैं। मेरी वो छोटी बच्ची की जो जिद कर रहे हैं वो सामने ही बैठी है, तो उनका खुद ही ये कहना था सबसे पहले लोगों की सेवा है। आपको अगर ऐसा मौका मिला है, लोगों को आप बचा सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो, तो परिवार वालों का काफी ज्यादा सपोर्ट था। मैं विजन जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने कोरोना के बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी, हम अभी ये देख रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ था वो अपने स्वास्थ्य को लेकर तब चिंता में आ जाता है जब वो कोई ऐसा वीडियो देख लेता है जिसमें ऐसा लगता है कि जिसको कोरोना हुआ है उसको कोई बीमारी जकड़ रही है। हम ये देख रहे हैं किसी को अटैक आ रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लोगों को डरने की आवश्यकता है या इसके लिए कोई आपके पास सुझाव है? नहीं, ये थोड़ा ऐसा लगता है हमको कि कहीं ना कहीं भ्रमित है। उनको ऐसा लगता है कोविड के वैक्सीनेशन के बाद ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि भाई एकदम से सडनली किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, उम्र नहीं देखा जा रहा है, 28 साल की उम्र में कार्डियक पेशेंट बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेशेंट थोड़ा सा डरे हुए भी हैं। और कुछ ना कुछ वैक्सीन का प्रभाव तो है, ऐसा पूरे तौर से नहीं किया जा सकता कि भाई वैक्सीन का ही असर है, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस में है, हमारे जितने भी हैं लोग असमंजस में है कि इसका हो सकता है वैक्सीनेशन का कुछ इफेक्ट है इसमें। क्या इसको लेकर डरने की आवश्यकता है? नहीं, डरने की अवस्था नहीं है। वो जो दौर था वो तो दौर गुजर चुका है। वो जो भी दौर है, अब जो भी है फेस है, इतने सक्षम हो गए हैं, अब जो भी फेस आएगा, नया फेस आएगा, उसमें हम सक्षम है सब चीज करने के लिए। एक और इसी में सवाल जुड़ता है कि हमने देखा कि जिनको कोविड हुआ है उसके बाद से शुगर की और अलग अलग जो बीमारियां हैं, खासकर थायराइड, इस तरह की चीजें देखने में आई। ये चीज तो क्या देखना चाहिए? ये चीज तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो मिला है हमको वैक्सीन से। जो जैसे ब्लड शुगर पहले नहीं होता था, अब कुछ वो केस ज्यादा बड़े हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो कुछ ज्यादा बड़े हैं, कुछ वीकनेस बताते हैं लोग कि भाई, जैसे मैं वहाँ पे जिला अस्पताल में अनूपपुर में हूँ,
तो जो वीकनेस का जो बताते हैं, बॉडी एक का बताते हैं, कुछ कंप्लेन है, कुछ आई है वैक्सीनेशन के कारण। इसमें एक और चीज देखने में आई है कि किस तरह से जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कोरोना हुआ था, क्या उनके लिए कोई विशेष हिदायत है आपके पास? क्या उनको किस तरह से व्यायाम वगैरह पे ध्यान देना चाहिए? क्या कभी भी ऐसा होता है जैसे कोविड में, अभी तो हम लोगों के मेंटल सेटअप हो गया, कभी भी कुछ ऐसे महामारी आती है तो हम लोगों को पहले से अलर्ट रहना चाहिए। बस जब भी ऐसा इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से भी कुछ मैसेज आते हैं या हम लोग न्यूज में भी देखते हैं, न्यूज के माध्यम से कि हाँ कुछ महामारी का दौर चल रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्योंकि बुजुर्ग लोग की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है तो, और बच्चों की, तो इस दो वर्ग को काफी सावधान से रहना चाहिए। तो आप ये इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं वो खास कार्यक्रम जिस पर कोविड को लेकर के हम तमाम डॉक्टर से बात कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के बाद अगर किसी को सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको किस तरह से अपने जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए, और जो इस तरह की जो हम बीमारियां देख रहे हैं नई नई, उससे किस तरह से बचाव होना चाहिए। आप इस कार्यक्रम को जरूर देखिए और अपने उन साथियों को भी दिखाइए जो कोविड को लेकर डरते हैं, जिनके मन में वहम है, जिनके मन में भ्रम है कि कोविड के बाद जीवन मुश्किल हो गया है या किसी तरह की बीमारी है। तो इस कार्यक्रम को देख करके आप कम से कम ये इतना जागरूक हो सकते हैं कि आपको आने वाले समय में किस तरह से स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना है। मेरे साथ, हमारे साथ महेश कुमार अग्रवाल जी भी हैं, सुठालिया जिला राजगढ़ से। इन्होंने 538 अनाथ बच्चियों की शादी कराई है और वहीं इन्होंने उसी अनाथ बच्चियों की शादी के साथ अपने बेटे की भी शादी उसी में कराई है। वहीं सबसे बड़ी बात, इन्होंने कटरा में जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है, सुठालिया में भी बिल्कुल सेम उसी तर्ज पे मंदिर बनवाया है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कृपया एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कि 538 अनाथ बच्चियों की शादी करना। सर मनोज महेश जी, कैसा एक पिता के नाते जब आपने एक अपने बेटे की भी शादी 538 अनाथ बच्चियों के साथ कराई, तब आपके मन में भी अब ये भाव भी लगे होंगे कि मैं अच्छी शादी भी अपने बेटे की कर सकता हूं, लेकिन आपने उन अनाथ बच्चियों के साथ शादी की, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा कहना ये है, मैंने ऐसे बच्चों की शादी करी जिनके माता किसी के पिता नहीं है, ऐसी बच्चियों को मैंने दर्द सहा, तो मैंने सोचा कि ऐसी बच्चों के साथ भी मेरे बच्चे की शादी करूं ताकि लोगों को नया सामाजिक, लोगों को ये पता चले कि समाज में क्या होना चाहिए। फालतू खर्चे अपन सब जगह कर रहे हैं, इस खर्चे को एक जगह लगाकर सही बच्चियों में जिनके माता पिता नहीं है, कोई बच्ची की अनाथ है, कोई अपंग है, उन बच्चियों को मैंने साथ में मिलकर उन बच्चों की शादी करी। एक साथ मिलकर मेरे बच्चे से ये समाज को एक नई बताया है कि नहीं, अपन जो फालतू खर्चा करते हैं इसमें एक गरीब बच्चों की भी उतनी शादी कर सकते हैं अपन। लेकिन एक मन में विचार तो आया होगा, चूंकि आप 538 अनाथ बच्चियों के पिता हैं, लेकिन उन्हीं के साथ आपने अपने बच्चे की शादी भी की है। लगता है परिवार के रिश्तेदार ये भी कह रहे होंगे कि अरे आप अपने बेटे की शादी तो अच्छे तरीके से अलग से कर सकते हैं, लेकिन मन में आपके भाव आया कि जिस प्रकार ये अनाथ बच्चियां हैं उस तरह मेरी बच्ची भी है, तो उनको बच्चियों 538 बच्चियों को आपने पिता बने हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत जोरदार ताली है एक महेश जी के लिए हो जाए। निश्चित रूप से ये बड़ी बात है कि 538 बच्चियों की इन्होंने शादी कराई है। तो महेश जी एक वो अनुभव बताइए, जब आप उस पल को थोड़ा सा बताइए जिस पल आप 538 बच्चियों का विवाह के बाद कन्यादान कर रहे हैं। ऐसा उस माहौल को तो देखने लायक है। मैं पूरे ब्यावरा क्षेत्र में मैंने शादी करी, पूरा ब्यावरा उस जगह 1.5 लाख पब्लिक के करीब वहाँ भोजन प्रसादी रही है, लोग देखने को तरस रहे थे। शादी भी ऐसी हुई है, शायद आप वीडियो देखेंगे कभी कभी ब्यावरा जिले राजगढ़ में किसी से पूछोगे तो शादी का माहौल ऐसा रहा सर कि देखने वाले के आंखों में झलक आ गया कि जो शादी कैसी होती है। इस हिसाब से शादी हुई बच्चियों की, उसमें मैंने बच्चे की शादी करी, सभी परिवार रहे, सब खुश रहे करके। हमारे बीच में एक युवा फिजिशियन भी हैं और आज के दौर में किस तरह से फिजियो की आवश्यकता हो रही है, यह किससे छुपा नहीं है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे सर आपसे कि आज के दौर में क्या लोगों को नियमित रूप से फिजिशियन या व्यायाम की तरफ जाना चाहिए, क्या लोगों को अभी भी इसके बारे में जागरूकता नहीं है, क्या ये बगैर दवाई गोली के भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास या फिजिशियन के पास जाने से सही हो सकती है? क्या ये हो सकता है कि कम दवाई गोली में अपनी बीमारी से निजात पाई जा सके? जी बिल्कुल। आज का जो दौर है और हमारी जिस तरीके से लाइफ स्टाइल चल रही है, यदि हमें किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो अपने डॉक्टर को जाकर के दिखाना चाहिए और उसकी एडवाइस के अनुसार नियमित व्यायाम या दवाएं बिल्कुल चालू करना चाहिए। पोस्ट कोविड इस तरीके की चीज हो रही है कि उस समय इतनी भीड़ थी, डॉक्टरों के पास भी लोग एक बार जा रहे थे दोबारा जा नहीं रहे थे डर के कारण। तो क्या हुआ कि जिन लोगों को बाद में एंटी प्लेटलेट चलना चाहिए था
वो बराबर डॉक्टर के पास गए नहीं, और उसके कारण आप देख रहे होंगे कि जो अभी पहले हम बात कर रहे थे ना कि पोस्ट कोविड के बाद लोगों को स्ट्रोक हो रहे हैं, थक्के जमने की, ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है, टेंडेंसी बढ़ रही है, या हार्ट अटैक आ रहा है, वो प्रॉपर जागरूकता की कमी के कारण हुआ। यदि वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर उनको एडवाइस करते कि आपको ये एंटी प्लेटलेट इतने दिन कंटिन्यू करना है, तो उस समय का माहौल ऐसा था कि जो व्यक्ति गया ठीक हुआ, वो जब तक कि उसे तकलीफ नहीं आई वो दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गया। और जैसे हम लोग जो क्रोनिक डिसीज हैं, जैसे थायराइड है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, मैं ज़्यादातर इसी में काम करता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा आराम हुआ, उन्होंने दवा बंद कर दी, अब वो उसके कॉम्प्लिकेशन के साथ बाद में आते हैं। डॉक्टर से जब इंटरेक्शन होता है तो उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती है। तो मेरा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ की बीमारी या शुगर की बीमारी है, उन लोगों से आग्रह है कि नियमित तौर से अपने डॉक्टर को दिखाते रहें। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, समय समय पर वो जांच कराते रहें, ताकि हम आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, क्या ये माना जाए कि जिन लोगों को कोविड हुआ था उनके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है? बिल्कुल, जिन लोगों को कोविड हुआ है, कहीं ना कहीं कोविड के कारण क्या हुआ है कि जो जिनके लंग्स में अच्छा खासा इन्फेक्शन हुआ था ड्यू टू कोविड, उनमें थ्रोम्बोटिक इवेंट होने की टेंडेंसी बढ़ गई है। साथ ही साथ आप कहें कि एक स्टडी आई थी कि कोविड वायरस इटसेल्फ इज अ डायबिटेजोनिक वायरस, मतलब वो डायबिटीज होने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। तो पोस्ट कोविड जिन लोगों का सडन वेट लॉस हो रहा है, या ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं कि चक्कर आ रहा है, या हाथ पैर में उसे एक तरफ किसी तरफ वीकनेस हो रही है, या बोलने में जबान में लड़खड़ाहट हो रही है, तो उसे अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और नियमित तौर पर अपनी दैनिक दिनचर्या में 30 से 45 मिनट का व्यायाम बहुत जरूरी है। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से निजी जीवन में फिजियो की, सर्जन की, एमबीबीएस की आवश्यकता कहां पड़ सकती है, किन सिम्टम्स को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। इंडिया न्यूज का सिर्फ एक यही मकसद है किसी तरह से आज के कॉन्क्लेव से कि आपका जीवन स्वस्थ रहे, आपकी तबीयत अच्छी रहे और आपके डॉक्टर को आप पहचान सके कि किस बीमारी में किस डॉक्टर के पास आपको कब जाना है। तो इसी के लिए आज का एक हमारा कार्यक्रम था। अजय जी आगे सर, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आज के दौर में जिसे देखो उसको शुगर, जिसे देखो उसको बीपी, क्या खान पान इसका मुख्य कारण है? सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आदमी को अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे शुगर और बीपी जैसी बीमारी आम व्यक्ति को हो रही है? 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में बीपी शुगर की मरीज बन जाते हैं, तो क्या सावधानियां बरतना चाहिए? ये तो एक है डायबिटिक, ये एक तो 40 साल के बाद आना है, हार्मोनल चेंजेस होता है। और किसी को जो बच्चे हैं जो 20 साल से पहले के होते हैं तो कंजेनाइटल होते हैं, जो पैदाइशी के बाद ही से आ जाते हैं। तो खान पान तो एक अहम है और दिनचर्या चेंज करना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर एक तरह से एक जो दिनचर्या होता है वो भी है, खान पान भी जरूरी है, उसको भी ध्यान में रखना है। मतलब एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। परमार साहब, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। जिस तरह से मेरे साथी और वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने आपके बारे में बताई, तो मुझे आपके बारे में जानकर इतनी खुशी हुई। इंडिया न्यूज के मंच पर आपने जो बताया और सबने तालियां बजाई कि आपके अंदर एक डॉक्टर से ज्यादा एक ऐसा इंसान है जो दयाभाव से भरा है, जो अजय जी ने बताई और पुरानी खबरें भी हमने आपकी देखी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से एक डॉक्टर के पेशे में आप अपने अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी लेकर के काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे मरीज जो कहीं ना कहीं गरीब है, जिनके पास पैसे की कमी है, क्या उनको उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कैसे आप उनको बताना चाहिए? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि वर्तमान दौर में इलाज काफी महंगा है, और आपने जिस तरह से मानवता दिखाई है, जो हमने सुना है और देखा है, उसके हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में कुछ कहें। सर, वैसे तो अपने शासकीय जो भी सुविधाएं अभी हुई है, अपने काफ़ी जिला अस्पतालों में सुधार हुए हैं, काफ़ी बहुत अच्छी सुविधाएं शासकीय स्तर पर ही भी है। तो जितने भी, जैसे मैं अपना खुद का भी एक्सपीरियंस बताऊं, तो जितने भी गरीब जो मरीज हैं जो कहीं प्राइवेट इलाज नहीं करवा सकते, वो शासकीय अस्पतालों में अपना निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना जैसे ही काफ़ी योजनाएं हैं कि जिनसे अपना इलाज करवा सकते हैं। अब आप जैसे ये जानना चाहते थे कि दया भाव में मैंने क्या कोशिश करी है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जिला अस्पतालों में कुछ अननोन मरीज जो होते हैं वो अक्सर वहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो महीने में 1-2 मरीज ऐसे होते हैं जिनका कोई भी नहीं होता जी। उनका इलाज करवाना, उनको सही जगह पे पहुँचाना, फिर उनको यहाँ पर रहने खाने की, उनको क्या है,
इलाज से ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है, या तो मानसिक केयर हो या फिर शारीरिक केयर हो। उसके लिए उनकी व्यवस्था में जिला अस्पताल में आरएमओ के पद पे भी हूँ, तो काफ़ी कुछ सारी व्यवस्थाएं मैंने। मेरा एक छोटा सा इसमें सवाल की। आपसे है कि जिस तरह से लोगों के मन में शासकीय अस्पताल को लेके, गंभीर बीमारियों को लेके माना जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए क्या? क्योंकि कई ऐसे इलाज हमने देखे हैं जो शासकीय अस्पतालों में हो जाते हैं, लेकिन लोगों की भ्रांतियां होती है कि वो प्राइवेट की तरफ दौड़ जाते हैं। सर, जो भ्रांतियां हैं, पहले काफ़ी स्तर थोड़ा सा खराब था। अपन देखते हैं, खुद भी अपन जाते थे शासकीय अस्पतालों में, तो आप किसी बाथरूम में भी आप घुसने भी पसंद नहीं करते थे, बस स्मेल, हमेशा एक गंदी सी बदबू आती रहती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से कायाकल्प और आयुष्मान भारत और NABH NAQAS जैसी योजनाएं जो आई हैं, जो मिशन आए हैं, उसके कारण जिला अस्पतालों का स्तर बहुत अच्छा हो गया है, इलाज काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले जो है केवल अपन इलाज पे ध्यान देते थे, अब क्वालिटी ऑफ वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है हर जगह पे भी। जैसा अभी आप माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हमें NAQAS सर्टिफाइड करवाना है पूरे देश की 100% संस्थाओं को 2026 तक। तो अब जो है हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बातें होना शुरू हो गई है पिछले 5-10 सालों में। सर, मेरा सवाल आपसे है, युवा पीढ़ी मोबाइल में बहुत व्यस्त है, जिसके बाद अधिकतर लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी स्थिति में क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि सर्वाइकल जैसी बीमारी से आदमी निकल सके या उससे बचने के उपाय? किसी भी हमारा जो सर्वाइकल का पोर्शन है, लंबे समय तक के एक ही अवस्था में रहने के कारण ये कर्वेचर जो होता है, इसमें चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि चक्कर भी आ रहे हैं, कोई पेन है तो हाथ में भी जा रहा है। तो यूजली जब तक कि कंप्यूटर पे लगातार काम किया जाता है या मोबाइल पे एक तरह के हम एक टकी लगा करके देखते रहें, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि हम उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें। जितना हम कम से कम यूज करेंगे एक ही पोजीशन में, तो सर्वाइकल के चांसेस उतने कम हैं। क्योंकि पोजीशन चेंजिंग के लिए, जैसे इसका एक उपाय है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले तो हम जो पिलो है, पिलो को हटा करके एक जो टॉवेल है उसको गोल करके इस तरीके से करें तो कर्वेचर यह मेंटेन हो जाता है। और फैक्टर वो अवॉइड करना है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ज्यादातर होता है लंबे समय तक के कंप्यूटर में काम करने के कारण या लंबे समय तक के मोबाइल देखने के कारण। एक बेहद ही समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति हमारे साथ मंच पर है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अजय जी ने बताया कि आपने समाज सेवा में इतने काम किए, इतनी बेटियों का विवाह किया है, कई लोगों की मदद की है, लेकिन देखने में आता है कि कई जगह पर ऐसे लोग विरले होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कई जिलों में 2-4 लोग भी शायद ऐसे नहीं होंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपके ऐसे लोग और ज्यादा अन्य जिलों में भी जाए, जिसकी समाज को आवश्यकता है? आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीजें कि लोग आपकी तरह समाज सेवा में नहीं जा पाते? मेरा तो सभी से यही कहना है, जितने लोग करना चाहते, आज इतने बिना माँ बाप की बच्चियां हैं, उन सबका साथ देकर आज अपने परिवार के सहित उनकी शादी करना चाहिए, ताकि समाज में एक नई चीज पहुंचे, ताकि कोई दुखी नहीं रहे पूरे मध्य प्रदेश में। आज हमारे ब्यावरा तहसील में 538 बच्चों की शादी कर दी, फिर भी मेरा यही अनुमान है मेरे ब्यावरा क्षेत्र की जनता के लिए, मैं जितनी भी बच्चियां और जिनके माता पिता नहीं, वही कोशिश करूंगा हर साल उन बच्चों की शादी करने की। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि वो आगे से आगे आए और इसमें अपना हाथ दें, और अपने बच्चों के साथ जो फालतू खर्चे हो रहे हैं वो ना होकर उन बच्चियों का साथ दे जिनके माता पिता नहीं है, वो कैसी दुखी है। उनका शिक्षा में भी मैंने अभी स्कूल डाला है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चियों को भी शिक्षा मिले। सुठालिया में मंदिर बनाया वैष्णो देवी का, आज हजारों जनता दर्शन करने आ रही है, भंडारा चलता है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि समाज में जितना अपन से गिलेरी की तरह जो योगदान हो, वो गिलेरी की तरह अपन समाज में योगदान दें। यही मेरी आप सबसे। आपने बताया कि आप धर्म के मामले में भी काफी काम कर चुके हैं, जी। शिक्षा में कर चुके हैं, कई कन्या को विवाह करवा चुके हैं। जी। क्या इस समाज से आपको कभी कोई अड़चन मिलती है या किसी प्रकार की मदद भी मिलती है? तो किस तरह से देखते नहीं, हैं? अड़चन तो कुछ नहीं मिली सर, मुझे वैभव ज्यादा मिला, लोगों का प्यार मिला, लोगों को सम्मान मिला। जो आज आपके मंच पर आपने मुझे सम्मानित करा, यही लोगों का प्यार है। इसी वजह से आज मैं 2008 से ये कर रहा हूँ। मैं यहाँ से वैष्णो देवी पैदल भी गया था, दोनों मियाँ बीवी हम यहाँ से पैदल वैष्णो देवी गए, वहाँ से हम जोत लाए। आज भी माता रानी की यहाँ जोत जल रही, 18 साल जोत जलते हो गए। 44,000 स्क्वायर फीट में मेरा मंदिर बना हुआ है,
पूरा हु कटरा के तर्ज पर, जो आज पूरे मध्य प्रदेश की शान है और हर कम से कम 4-5 हजार लोग रोज दर्शन करने आते हैं। सर आपसे मैं यही और चीज जानना चाहूंगा कि हम सोचते हैं कि इस क्षेत्र में युवा भी आगे बढ़े, लेकिन आज का युवा जो है खुद की तरक्की या करियर में आगे बढ़ने की इस पकड़ जाल में फंसता जा रहा है और समाज सेवा से दूर होता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कुछ बिल्कुल सही है आपका कहना। मैं समाज के लोगों को, जो युवाओं को कहते हैं तो वो हंसते हैं, पर मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, मेरी बच्ची को पढ़ाया है, आज डॉक्टर बनाया, उससे भी यही कहा बेटा गरीबों की सेवा करना है अपन को। तो आज आपके मंच पे वो भी आई थी जो आज हमीदिया अस्पताल में है। मेरा सब युवाओं से यही है कि आकर अपने साथियों को हाथ पकड़े, समाज की सेवा करें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस जीवन में अपन आए हैं, इस जीवन को सार्थक बनाए। इस वन ने अपन को ऊपर से नीचे पहुंचाया, तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए पहुंचाया। खुद अपने ही जो अपन अपने लिए करते हैं वो तो सभी करते हैं, पर दूसरों के लिए करने में जो आनंद आता है वो बहुत बड़ी खुशी मिलती है। बहुत बड़ी बात कही थी इन्होंने कि अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए करने में जो आनंद आता है उसकी बात अलग होती है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सबसे खास बात इस मंच की, मैं आभारी हूं मनोज सर का जिन्होंने हमें अवसर दिया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, धर्म और सभी का एक कॉम्बिनेशन इंडिया न्यूज के इस मंच पर ये बैठा है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज और ITV के मंच पर ही देखने को मिलता है। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि ऐसी विभूतियों का स्वागत ताली बजाकर किया जाए, जो बिना किसी निस्वार्थ भाव के बेटियों का विवाह करवा रहा है, मंदिर बनवा रहा है, समाज सेवा में जागरूकता फैला रहा है। ये डॉक्टर जो हमने देखा, डॉक्टर कम और मानवता की छवि लिए अंदर आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से अजय जी ने बताया। और ये सारे डॉक्टर जो मानवता यहाँ पर है, और इंडिया न्यूज का भी धन्यवाद कि सभी को इस अवसर दिया। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रोग्राम को आप देख चुके हैं तो रिवाइंड करके एक बार वो देखिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा। इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में आपकी उन तमाम छोटी छोटी समस्याओं का हल है, उन तमाम बीमारियों का एक इलाज है, उन तमाम बीमारियों के बारे में एक राय है, जिसको लेकर के आप अपने परिवार की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की और देशवासियों की कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को भी फॉरवर्ड करवाइएगा। और जो तमाम बात आपने की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए। तो ये आप इंडिया न्यूज का मन देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और लिहाजा ये लंबी चर्चा रही, बहुत सीरियस टॉक हो गई है, और मुझे लगता है कि मनोरंजन भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो मैं राजा खान जी को, जो कि गायक है हमारे बीच में, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि इस सीरियस वाले माहौल में थोड़ा सा अपने सुर आप लगा दीजिए, थोड़ा हल्का माहौल कर दीजिए, ताकि लोग भी आपके पीछे पीछे गुनगुनाए। तो प्लीज़ मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ राजा खान जी, आप आइए मंच पर और सुर लगाइए, अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करने का काम कीजिए।